आप अभी एआई को यूज करते हैं एवरी सिंगल डे विदाउट इवन रियलाइजिंग। जब आप YouTube को ओपन करते हैं, जब आपका फोन आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है या जब आपको गूगल सजेस्ट करता है कि अब आप क्या टाइप कर सकते हैं। बट हियर्स द क्रेजी पार्ट, बहुत कम लोगों को पता है कि ये टेक्नोलॉजीज एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। मेरा नाम उमर आसिफ है और इस कोर्स के अंदर हम अपना खुद का एआई बनाना सीखेंगे मशीन लर्निंग का यूज करते हुए। लेकिन उससे पहले हमें थ्योरी का पता होना चाहिए कि इन बेसिक मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई क्या होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एआई। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज एआई। एआई हमारी पहली टर्म है। तो एआई को अगर हम ब्रॉड वे में सोचें तो एआई बेसिक होगी एबिलिटी टू थिंक, सोचने समझने की सलाहियत। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इसे हम कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। और ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू थिंक इन जनरल। इसकी ये डेफिनेशन है, हम एआई को बस कहते हैं एबिलिटी टू थिंक। जब आपकी मशीन सोचने समझने लग जाएगी खुद ब खुद और फैसले ले सकेगी, या आपकी मशीन डेटा से सीख सकेगी, पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकेगी, तो इन सब को हम कह सकते हैं एबिलिटी टू थिंक या एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस, ह्यूमन लाइक बिहेवियर। जैसे हम ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं, हम सीख सकते हैं। हम ह्यूमंस कुछ भी सीख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हर फील्ड के अंदर स्पेशलाइज नहीं हो सकते। मतलब हम हर फील्ड को मास्टर नहीं कर सकते, लेकिन ऑन बेस हम हर फील्ड को सीख सकते हैं। तो एआई को भी आप ऐसे ही समझें कि एबिलिटी टू थिंक है, यानी कि ये कुछ भी सीख सकती है। और सीखने के बाद हम ऑब्वियसली इसे प्रिडिक्शन लेंगे, हम इसको अपने फायदे के अंदर यूज करेंगे। कहां हम इसकी प्रिडिक्शन लेंगे? हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, जैसे किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारी हाउसिंग प्राइस क्या हो सकती है, या स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शंस, इनके अंदर भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। और भी हमारी एआई के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो हम एआई की एग्जांपल्स को भी देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि एआई तो एबिलिटी टू थिंक है, तो मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग एमएल इज द ब्रांच ऑफ एआई। तो एआई की ब्रांच है हमारी मशीन लर्निंग। तो एआई को आप एक बड़े सर्कल की तरह सोच सकते हैं, और मशीन लर्निंग यानी एमएल हमारे इस बड़े सर्कल के अंदर फॉल करेगी। तो ये जो हमारा छोटा सर्कल है ये हमारा एमएल का होगा, लाइक दिस। ये हमारी एमएल आ गई, और हमारे बड़े सर्कल के अंदर एआई आ गई। एआई एबिलिटी टू थिंक, और मशीन लर्निंग ब्रांच ऑफ एआई है। लेकिन हम इस ब्रांच के अंदर बेसिक करेंगे क्या? ऑब्वियसली क्योंकि एआई की टाइप है, तो हम मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करके अपना खुद का एआई बनाएंगे विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। ये है मशीन लर्निंग की डेफिनेशन। विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपको इफ एंड एल्स यानी कि रूल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है थाउजेंड्स ऑफ टाइम। मशीन लर्निंग ने आपकी जिंदगी को आसान कर दिया। आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम इफ एल्स यानी कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि उन कंडीशन के अंदर रहते हुए आपका जो एआई है वो फैसले ले। आपको क्लासिकल एआई बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो मशीन लर्निंग है ये ब्रांच ऑफ एआई है, जिसके अंदर हम एआई को अचीव करेंगे विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। हम इफ एल्स को थाउजेंड्स ऑफ टाइम कोड नहीं करेंगे। हम मशीन लर्निंग के अंदर ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो फिर रूल्स बेस्ड सिस्टम हो जाएगा, जिसके अंदर हम रूल्स बेसिक बना रहे हैं। इफ एल्स होते क्या हैं? ये होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिनका यूज करते हुए हम फैसले लेते हैं। और फैसले जब हम लेंगे तो हम रूल्स ही तो बना रहे हैं, उन रूल्स पर ही तो फैसले लेंगे। तो ये तो हमारा रूल्स बेस्ड सिस्टम बन गया, जो कि क्लासिकल एआई होती है। लेकिन हम मशीन लर्निंग का यूज करते हुए विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग करेंगे, तब ही हमारा एआई अचीव होगा। तो ये थी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन ऑन बेस। तो मशीन लर्निंग की बेसिक हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एमएल की बात करें, तो पहली जो हमारी टाइप है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग को आप ऐसे सोचें कि आप एक टीचर हैं और आपने अपने स्टूडेंट को सिखाना है। आपने उसको एग्जाम की तैयारी करानी है, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए आप अपने स्टूडेंट को क्वेश्चंस देते हैं और क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर्स देते हैं। अब आपका स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को उनके स्पेसिफिक आंसर्स के साथ याद कर लेता है,
और फिर पेपर के अंदर जब उसको क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चन के ऊपर वो स्पेसिफिक आंसर दे पाएगा। तो आपके स्टूडेंट ने लर्न किया और लर्न करने के बाद आपके स्टूडेंट ने एग्जाम भी दिया। तो ये होती है बेसिक सुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर हम मशीन को इनपुट देते हैं, अपने मॉडल को, मॉडल जिसको हम बेसिकली सिखाएंगे, तो मॉडल को हम इनपुट देंगे और फिर हमारा मॉडल सीखने के बाद उन इनपुट पर प्रिडिक्शन देगा। तो जो प्रिडिक्शन होगी वो हमारी होगी आउटपुट। तो अब हम सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा सा डीप में देखते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास एमएल की एक टाइप है और एमएल हमारी विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग होती है एआई को अचीव करने का तरीका। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम अपने मॉडल को डाटा देते हैं विद लेबल्स। बस सुपरवाइज लर्निंग की यही डेफिनेशन, डाटा विद लेबल्स। अब लेबल्स का नाम सुनते ही क्या मतलब है लेबल्स का, कि जो आपके डाटा है उसके ऊपर स्पेसिफिक लेबल्स होंगे। मतलब आपका डाटा के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा आता है एक्सेल डाटा, CSV फाइल फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गई, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और बेसिक CSV फाइल वो होती है जो हमारे पास एक्सेल के अंदर फाइल होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास कॉलम्स होती हैं और रोज होती हैं। तो एक हमारे पास कॉलम है, आप कह लें टेम्परेचर, और इन टेम्परेचर पर कोई आइसक्रीम सेल्समैन है, उसकी स्पेसिफिक आइसक्रीम सेल्स आती हैं। तो एक और हमारा कॉलम आ गया आइसक्रीम सेल्स। अब ऑब्वियसली जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आइसक्रीम सेल्स भी बढ़ेंगी, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। तो जो हम पहले देख लेते हैं वो ये देख लेते हैं कि लेबल्स क्या होते हैं। तो यहां पर ये जो लेबल है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ये एक फीचर है, ये एक इनपुट है जो हम अपने मॉडल को देंगे, अपने सुपरवाइज लर्निंग मॉडल को देंगे, ताकि वो इस टेम्परेचर के ऊपर हमें स्पेसिफिक आइसक्रीम सेल्स प्रिडिक्ट करके दे। तो ये जो हम प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं ये हमारा बन जाएगा टारगेट वेरिएबल, या वो चीज जो हम प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं जो हम आउटपुट में लेंगे। तो इसको हम टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं, या हम इसको छोटे y से, स्मॉल केस में y से भी डिनोट करते हैं, y से, या हम इसको कह सकते हैं टारगेट वेरिएबल, या हम इसको कह सकते हैं हमारी आउटपुट। तो ये सब टर्म्स आप इस कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या चीज होगी जो हम प्रिडिक्ट करवाना चाहेंगे, आउटपुट। तो y टारगेट वेरिएबल और आउटपुट, ये सब वो चीजें होंगी जो हम प्रिडिक्ट करवाएंगे। ये किन के ऊपर प्रिडिक्शन आएगी? ये हमारी इस कॉलम यानी टेम्परेचर के ऊपर आएगा। अब ये जो टेम्परेचर है ये फीचर्स हैं, इन फीचर्स के ऊपर हमारा मॉडल इन स्पेसिफिक टारगेट वेरिएबल्स के साथ एक रिलेशनशिप को फाइंड करके इस डेटा से हमारा मॉडल सीख लेगा और फिर हमें प्रिडिक्शंस देगा। तो हम टेम्परेचर वाले कॉलम को फीचर्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स, या हम इस कॉलम को कैपिटल X से भी डिनोट करते हैं, या हम इसको इनपुट भी कह सकते हैं। ये सब टर्म्स हमारी फीचर्स के लिए हम बोल सकते हैं। तो मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा इन सब टर्म्स को, ताकि आप इन सब टर्म्स से फेमिलियर हो जाएं। फीचर्स, X, इनपुट, वो चीज जो हम अपने मॉडल को देंगे जिसके ऊपर वो प्रिडिक्शन देगा, जो प्रिडिक्शन देगा वो होगी Y, टारगेट वेरिएबल या आउटपुट। तो ये थी बेसिक हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। हमारा मॉडल डाटा विद लेबल सीखता है। यहां पर लेबल्स हैं टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल्स। नाउ सपोज कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हैं और उसके अंदर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ लेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ कॉलम हैं तो उन कॉलम्स को लेबल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन लेबल्स में से ही मैं अपने फीचर्स को चूज करूंगा और मैं अपने टारगेट वेरिएबल को चूज करूंगा। लेकिन अब मसला जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि इस डाटा को लेबल कौन करेगा, इनके ऊपर लेबल लगाएगा कौन। तो जैसे ही आप पैदा होते हैं तो आपके ऊपर लेबल लग जाता है आपके नाम का। उसी तरह इस आपका नाम, तो आप एक ही पैदा होते हैं तो आपके मदर फादर आपके ऊपर नाम आराम से लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास जब थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स होंगे उसके ऊपर आप डाटा को लेबल कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी आपने रियल वर्ल्ड के अंदर अपने मॉडल को उतारना होता है, उसको उतारने से पहले आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स के साथ। अब डाटा को आप लेबल तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास आ जाती है अगली टाइप ऑफ एमएल जो कि है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये सुपरवाइज लर्निंग से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बिल्कुल ही ऑपोजिट कैसे है? कि इसके अंदर जो हमारा मॉडल होता है वो विदाउट लेबल से सीखता है। हमारे पास डाटा होता है विदाउट लेबल्स और हमारा मॉडल उनसे सीख लेता है। नाउ
जो हमारा मॉडल सीखेगा वो कुछ स्पेसिफिक चीजें सीखता है, उनको भी हम देखेंगे अपने मॉड्यूल 2 के अंदर, जब हम देखेंगे कि हमारे मॉडल्स वर्क कैसे करते हैं, हमारे एल्गोरिदम्स वर्क कैसे करते हैं, तब हम देखेंगे कि वो सीखता क्या है हमारा एल्गोरिदम या मॉडल। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल लर्न्स विदाउट लेबल्स। कि अब आपके पास लेबल डाटा नहीं था, आपको पता नहीं था कि ये आपका टेम्परेचर वाला कॉलम है और ये आपकी आइसक्रीम सेल्स है, तो आपने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मॉडल का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को यूज कर लिया। तो इसके अंदर बेसिक हमारे पास फीचर्स ही होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास है ही नहीं हमारे पास लेबल्स, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है। तो इसके अंदर बस हमारे पास फीचर्स ही होंगे, और उन फीचर्स को हमारा जो मॉडल होगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वाला, उन फीचर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उनको क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देगा, उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देगा। ग्रुप्स का नाम सुनते ही एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वो है कस्टमर सेगमेंटेशन। मॉल्स के अंदर हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। अब कुछ कस्टमर्स स्पेसिफिक शॉपिंग करना चाहते होंगे, कुछ कस्टमर्स हाई बायर्स होंगे या प्रीमियम बायर्स होंगे जो कि महंगी शॉपिंग करते होंगे, या कुछ कस्टमर्स हमारे पास लो बायर्स या एवरेज बायर्स भी होंगे। अब आपने इन तीनों टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को अलग करना है, ग्रुप के अंदर करना है या क्लस्टर्स के अंदर करना है, और आपके पास लेबल्स हैं नहीं डाटा के, तो आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब आपने उनको क्लस्टर्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड ही क्यों करना है, क्योंकि जब आप उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे और आपके पास कोई नया कस्टमर आएगा, डिस्काउंट ऑफर्स भी निकाल सकेंगे, क्योंकि अगर तो वो आपका प्रीमियम कस्टमर है तो आप उसकी स्पेसिफिक नीश को, उसकी स्पेसिफिक वांट को आप टारगेट करते हुए कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी आप ऐड कर सकते हैं कि मेरी इस प्रोडक्ट के साथ आप ये भी प्रोडक्ट ले लें, तो इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को मॉल के अंदर यूज किया जा रहा है कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए। तो ये थी हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग, डाटा विद लेबल्स। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल लर्न्स विदाउट लेबल, और मॉडल हमारा क्लस्टर्स में ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेता है डाटा को। तो फिर हमारा जो अगला टाइप ऑफ मशीन लर्निंग आ गई, वो आ गई बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन मशीन लर्निंग की टाइप से ही पता चल जाता है कि ये होंगी क्या। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब हमारे मॉडल को इन्फोर्स किया जा रहा है ऑन इट्स ओन, कि भाई आप खुद से सीखो। अब खुद से सीखने से हमें क्या याद आता है, जब आपने चलना सीखा था पहली बारी तो आप ट्रायल एंड एरर से चलना सीखे थे, या जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तो आप ट्रायल एंड एरर से सीखे थे। कैसे, जब आपने साइकिल थोड़ी सी पैडल दिया होगा तो आप थोड़ा सा आगे गए होंगे, आप फिर गिरे होंगे, आपको चोट लगी होगी, लेकिन जब आप चले होंगे आपको थोड़ा सा मजा आया होगा, फिर आप बैठे होंगे, फिर आप चले होंगे। तो जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आप सीखते जाएंगे कि मैंने कैसे स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करके मैं इतना आगे तक पहुंचा था, और फिर आप कोशिश करेंगे कि मैं उन्हीं स्टेप्स को दोबारा फॉलो करूं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए बेसिकली हमारे पास यही हो रहा है, आवर मॉडल लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, कि भाई पंगे लेके हमारा मॉडल खुद से सीखेगा, गलतियां करके, रिवॉर्ड और एक्शन से। जब हमारा मॉडल सही प्रिडिक्ट करेगा या सही एक्शन टेक करेगा, जब आप सही साइकिल चलाएंगे बेसिकली, तब आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या जब आप साइकिल से गिरेंगे या जब आप फेल हो जाएंगे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। तो हमारा मॉडल रीइंफोर्स है सीखने के लिए खुद से, बाय ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके, रिवॉर्ड से और हमारे पास पेनल्टी से। तो हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमारा जो टारगेट है वो रहेगा अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग, इन दोनों टाइप्स को यूज करते हुए अपना खुद का एआई बनाना। नाउ मशीन लर्निंग की एक और टाइप भी होती है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, लेकिन मैं उस टाइप के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम अभी बिगनर हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसलिए हम सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर ही फोकस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड। तो अगर आप मशीन लर्निंग की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंस को रियल वर्ल्ड में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके एग्जांपल्स को रियल वर्ल्ड में समझने के बाद कि कहां कहां अप्लाई होता है, आप खुद भी चीजों को कनेक्ट कर सकेंगे कि जो आप एआई को यूज करते हैं, मशीन लर्निंग को यूज करते हैं, वो बेसिकली हो क्या रहा होता है। तो इसके बाद आपको क्लियर अंदाजा होगा कि इस फील्ड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो मशीन लर्निंग सबसे पॉपुलर वे है, सबसे फेमस वे है एआई को अचीव करने का, एआई बनाने का।
तो अगर हम इसकी एप्लीकेशंस के पर बात करें तो हमारी जो पहली एप्लीकेशन आएगी वो आएगी स्पैम फिल्टरिंग। लाइक हमारा जो गूगल है उसको एक कैसे पता होता है कि जो आपके पास ईमेल आती है आपकी जीमेल के अंदर, तो गूगल को कैसे पता चलता है कि उनमें से कौन सी स्पैम होंगी या कौन सी नॉन स्पैम होंगी, मतलब कि कौन सी ईमेल्स आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, मतलब वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, उनके अंदर हार्मफुल लिंक्स हो सकते हैं जो कि आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स, आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लीक कर सकते हैं और हैकर्स उनका फायदा भी उठा सकते हैं। तो मशीन लर्निंग ने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया और आपकी जीमेल को, जो भी आपके पास जीमेल पर ईमेल्स आती हैं, उनको वो स्पैम और नॉन स्पैम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। और आप स्पैम ईमेल्स को भी देख सकते हैं, यानी कि जो ईमेल्स फॉल्ट हो सकती हैं, जिनके अंदर खतरनाक लिंक्स हो सकते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं यूजर के लिए, उनको वो सेपरेट कर तो देती है लेकिन यूजर फिर भी उन्हें देख सकता है। और उसके बाद नॉन स्पैम ईमेल्स, जो कि आपकी रेगुलर ईमेल्स ही होती हैं, जिनके अंदर कोई थ्रेट नहीं होता, कोई एनॉर्मल हमारे पास लिंक्स वगैरह नहीं होते, हमारे साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होता। तो हमारी पहली एग्जांपल थी स्पैम फिल्टरिंग। अब हम मशीन लर्निंग की कौन सी टेक्निक को यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्पैम फिल्टरिंग क्रिएट करने के लिए? तो हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं हमारी स्पैम फिल्टरिंग के अंदर। क्योंकि जैसे कि हमने देखा सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डाटा होता है, यानी डाटा जिसके ऊपर लेबल होते हैं, और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास अनलेबल डाटा होता है, यानी डाटा के ऊपर हमारे पास लेबल्स ही नहीं है। तो ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों स्पैम फिल्टरिंग में कैसे लगा सकते हैं, उसको हम मॉड्यूल 2 में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो अब हम अगली एग्जाम्पल पर बात करते हैं, जो कि होने वाली है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमारे यूज होते हैं यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में वीडियोस और मूवीज को रिकमेंड करने के लिए। लाइक हम यूजर्स हैं, जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड करता है, या जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं मूवीज देखने के लिए तो आपको मूवीज या सीरीज रिकमेंड होती हैं वैसी सीरीज पर जो आपने हिस्ट्री में देखी होंगी, यानी जिन्होंने आपसे सिमिलर मूवीज या वीडियोस देखी होंगी उनको आपकी टाइप की वीडियोस या मूवीज दिखाई जा रही होंगी। तो ये थी हमारी रिकमेंडेशन सिस्टम, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम एग्जांपल्स को थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये था हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। इसी तरह हमने कस्टमर्स को ग्रुप भी किया था मॉल के अंदर, उसको भी हमने देख लिया कि कस्टमर सेगमेंटेशन थी जो कि मॉल्स में यूज हो रही है, वो भी हमारे पास एक हमारा यूज था मशीन लर्निंग का। तो ये तो हमारे पास मेन थे। अब अगर हम थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो आप सिस्टम्स ऐसे भी बना सकते हैं जो कि प्रिडिक्शंस देंगे, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस, स्टॉक प्रिडिक्शंस, वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्शंस। आप ऐसी प्रिडिक्शंस भी दे सकते हैं अपनी मशीन लर्निंग का यूज करते हुए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग हमारे टुडेज वर्ल्ड में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमें अब मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंस का भी थोड़ा सा ओवरव्यू हो चुका है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम डिटेल में मशीन लर्निंग को मॉड्यूल 2 में ही देखेंगे, लेकिन अभी हमारा इंट्रो ही है एआई और एमएल से। अभी मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं। अभी हम बस इन चीजों का ओवरव्यू कर लेते हैं और थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं कि ये चीजें कनेक्ट कैसे होती हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमारा अब अगला टॉपिक आ गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और हमें इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेज वर्ड सुनते ही हमें क्या याद आता है कि वो लैंग्वेज जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं। अब हम लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम इंग्लिश या उर्दू, हिंदी, चाइनीज ऐसी लैंग्वेजेस का यूज कर लेते हैं ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। लेकिन अब आपने कंप्यूटर से बात करनी है, आपने उसको कोई बात समझानी है, तो आप क्या करेंगे? आपने उसको प्रोग्राम करना है, उसको टास्क देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी इसके फीचर को एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो फीचर स्पेसिफिकली प्रोग्राम हुआ होता है। इसी तरह मशीन लर्निंग को भी प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें ये तो पता चल गया ये वो लैंग्वेज होती है जिसे हम कम्युनिकेट करेंगे अपने कंप्यूटर से, उसको हम प्रोग्राम कर सकें ताकि उसको हम कोई टास्क दे सकें।
और मशीन लर्निंग के अंदर हम अपना खुद का एआई बनाएंगे, ये हमारा टास्क होगा। और इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेनली हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। हमारी पहली टाइप आ जाएगी लो लेवल लैंग्वेजेस, और हमारी जो सेकंड टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम देख लेते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या है बेसिक। तो लो लेवल लैंग्वेजेस हार्ड होती हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर हम अपना कोड बाइनरी के अंदर लिखते हैं, लाइक 0 और 1। अब 0 और 1 के अंदर हम क्यों लिखते हैं? 0 और 1 इन्हें हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। हम अपना कोड बिट्स के अंदर लिखते हैं या बाइनरी डिजिट्स के अंदर, 0 और 1। बाइनरी के अंदर हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकती है, या 0 या 1, या इनको मिलाकर हमारे पास कोई लेटर या कोई वर्ड बन जाता है। जैसे हमारे पास आस्की कोड्स होते हैं, उन आस्की कोड्स का कोई स्पेशल सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन होता है हमारे बाइनरी डिजिट्स का। हमारा टॉपिक आस्की कोड तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन ओवरव्यू। तो बिट्स होती है हमारे पास, बिट्स क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बिट्स को समझता है, यानी बाइनरी नंबर्स को समझता है, तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज बहुत फास्ट होंगी, क्योंकि हमें इन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर बस इन्हें 0 और 1 को, क्योंकि वो समझता है, उसकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसे फौरन से समझ आ जाता है कि ये 0 और 1 है, इसका क्या मतलब होगा, और वो प्रोग्राम हो जाता है, हमारा टास्क डन हो जाता है। तो आपका टास्क तो दोनों तरीकों से, दोनों टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डन हो सकता है, लाइक लो और हाई। लेकिन डिफरेंस आ गया कि लो के अंदर हम अपना कोड बाइनरी में लिखते हैं, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी का पता है, 0 और 1। अब कंप्यूटर को बाइनरी का क्यों पता है, सिर्फ 0 और 1 का? तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर सिर्फ दो ट्रांजिस्टर्स की स्टेट्स होती हैं। मतलब जब हमारा ट्रांजिस्टर होता है, वो जब ऑन और ऑफ होता है, तब ही कंप्यूटर को समझ लगती है कि क्या हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है तो हम कहते हैं 1 आ गया, ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा तो हम कहेंगे 0 आ गया। तो इसी तरह ऑन एंड ऑफ हो गए ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर 0 और 1 में हर चीज को कन्वर्ट करता है। लाइक ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, कंप्यूटर को नहीं पता कि प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, कंप्यूटर इस पी को, आर को, इस सब को बाइनरी में कन्वर्ट करके समझेगा। तो ये होती है हमारे पास बेसिक लो लेवल लैंग्वेजेस। हमारा कोड बाइनरी में लिखा जाता है, बाइनरी क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है, तो ये फास्ट होती हैं। इनका एक एडवांटेज आ गया, फास्ट, वेरी फास्ट। लेकिन क्योंकि हम इसका कोड बाइनरी में लिख रहे हैं 0 और 1, अब ये नॉर्मल लैंग्वेज तो कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए तो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड होगी, हार्ड टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू कोड, कि हमें इसमें कोड लिखने में मुश्किल आएगी, क्योंकि 0 और 1 है। अब 0 और 1 को कंप्यूटर तो समझ लेगा, हम ह्यूमंस के लिए मुश्किल होगी। तो इसका जो हल आता है वो आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी तो स्लो, लेकिन इसका जो एडवांटेज आ जाएगा वो आ जाएगा वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेबल लिख लेते हैं बस हम, कि भाई हमें इसकी फौरन से समझ आ जाएगी और साथ में कंप्यूटर को भी समझ आएगी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। लेकिन क्योंकि हाई लेवल में होंगी, यानी कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कोड लिख सकेंगे, लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी हैश। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को राइट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश में। तो हम राइट तो कर लेंगे, लेकिन अब कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? तो कंप्यूटर हाई लेवल वाले कोड को ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू लो लेवल, लाइक इनटू 0 और 1, ताकि कंप्यूटर हमारे इस बात को समझ सके। लेकिन इनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि इनको ट्रांसलेट करना हमारे इंटरप्रेटर का काम है, जो कि हमें आईडीईज के अंदर मिलते हैं। आईडीज हमारा अगला टॉपिक है, इसलिए भी परेशान नहीं होना, आईडीज क्या होते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो स्लो हैं, लेकिन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि हमने पाइथन को ही क्यों चूज किया? हमें ये तो पता चल गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमने कुछ टाइप्स को भी देखा, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल के अंदर भी हमने टाइप्स देखी, जो कि आ जाती थी हमारे पास जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश। तो हमने बेसिकली पाइथन को ही क्यों चूज किया? अब पाइथन है क्या? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको क्रिएट किया था गाइडो वैन रोसम ने। अब ये कोई स्नेक नहीं है पाइथन, उन्होंने बस इसका नेम एक कॉस्प्ले से, एक सीरीज से रखा था। तो पाइथन एक स्नेक नहीं है, गाइडो वैन रोसम ने पाइथन को स्पेसिफिकली बनाया, इसको स्पेसिफिकली क्रिएट किया ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो।
लाइक हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो बिगनर्स को खतरनाक लगेगी, खौफनाक लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारा जो कोड होता है वो काफी हार्ड होता है, हमारे लिए भी समझना। होती तो वो हाई लेवल ही है, लेकिन हाई लेवल में भी वो हमारे पास हार्ड लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो जो हमारे पास पाइथन का मेन एडवांटेज आ जाता है वो आ जाता है कि ये है तो एक हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये बाकी लैंग्वेजेस से, बाकी हाई लेवल लैंग्वेज से इस तरह अलग है कि ये भाई हमारे लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको पाइथन में कोड करते बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप इंग्लिश के अंदर स्यूडो कोड लिख रहे हो। लाइक जैसे आप अपना कोई एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं, कोई फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, बस आपने उसी तरह अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते जाना है। तो पाइथन बेस्ट फॉर बिगिनर्स है। कि कभी भी आपने कोड नहीं किया और आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रहे हैं जो कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट हो और उसके अंदर आप इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कोड हो, तो फिर आप पाइथन को चूज कर सकते हैं। और इसकी जो अगली मेन रीजन आएगी पाइथन को चूज करने की, वाई चूज पाइथन, वो ये आएगी कि इट्स बीइंग यूज्ड एज सबसे पॉपुलर लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग। कि जब आप अपना एआई क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सपोर्ट्स एमएल, मशीन लर्निंग को भी ये सपोर्ट करती है और हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल, अपना खुद का एआई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए ही बनाएंगे। अब हमें इन सब टर्म्स का तो पता चल गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बाकी अदर टर्म्स लाइक एआई, एमएल, टाइप्स ऑफ एमएल, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम देख लेते हैं, हमने अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी चूज कर लिया, लेकिन अब हम अपना कोड लिखेंगे कहाँ? अब हम प्रोग्राम कहाँ करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करेगी आईडीई। आईडीई की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो आएगी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर हम यानी प्रोग्रामर्स कोड कर सकते हैं। तो आईडीज के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक हम बेसिक फीचर्स तो है, राइट कर सकते हैं अपने कोड को, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मतलब रन करने का मतलब कि हम अपने कोड को देख सकेंगे कि वो आउटपुट कैसे दे रहे हैं, मतलब वो वर्क कैसे कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मशीन लर्निंग अपना खुद का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शंस कैसे कर रहा है या परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो उसके लिए हमें आईडीईज की जरूरत पड़ने वाली है। आईडीईज की टाइप्स होती हैं बेसिक, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, एटम, ये हमारे पास डिफरेंट आईडीईज हैं। अब पाइथन के लिए जो स्पेसिफिक आईडीई है वो तो है पाइचार्म, लेकिन मैं इस कोर्स के अंदर वीएस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड का चूज करूंगा। अब विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि ये बस बिगनर्स के लिए थोड़ा सा आसान होगा, इसके साथ वर्क करना हमारे लिए थोड़ा बेहतर इन्वायरमेंट होगा एज अ बिगिनर। और ये हमारे बिगनर्स के लिए हमें कुछ ऐसे टूल्स भी देगा, हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी भी देगा जो बिगनर्स के लिए बेस्ट होने वाली है। तो आईडीईज बस एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहां पर हम अपना कोड लिखेंगे और मैं इस कोर्स के अंदर वीएस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड का चूज करूंगा। तो अब हमें इन सब टर्म्स का पता है, हमने ये सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन आता है, जो एक बड़ा बिग क्वेश्चन रह गया, वो ये कि आपने इन सबको इंस्टॉल कैसे करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए वो बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, क्योंकि विंडोज और मैक इनका थोड़ा सा डिफरेंट है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। बेसिक है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बिल्कुल ईजी है, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ नहीं जाऊंगा, या आप कोई वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लें हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड और हाउ टू इंस्टॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। तो जब आप पाइथन को भी इंस्टॉल कर लेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो कि एक हाई लेवल है, और आप अपनी वीएस कोड यानी कि एक ऐसे इन्वायरमेंट को जहां पर हम कोड करेंगे उसको भी आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, तो फिर आप रेडी हैं प्रैक्टिकल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, यानी आप रेडी हैं अपना पहला प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं मॉड्यूल 1 की तरफ, बेसिक्स ऑफ पाइथन।